नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। इस नए चैनल पर वही आपका फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे, आप सबका स्वागत है। बीते 14 दिनों से नोटबंदी को लेकर देश में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष बार बार कह रहा है, आम जनता के साथ खड़ा होता दिखना चाहता है और ये इल्जाम सरकार पर लगा रहा है कि पूरा देश कतार में खड़ा है और सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर यह हमला किया जा रहा है कि वो काले धन और ब्लैक मनी जिसको कहा जाता है, फर्जी नकली करेंसी जिसको कहा जाता है, उनके हिमायती के तौर पर अब विपक्ष कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। और इन्हीं सब के बीच में संसद के शीतकालीन सत्र का एक हफ्ता बर्बाद हो चुका है, ठप हो चुका है। करीब करीब 95 करोड़ रुपए का हमारा और आपका अदा किया हुआ टैक्स का पैसा संसद की कार्रवाई ना चलने से स्वाहा हो चुका है। किसकी जिम्मेदारी है ये? क्या प्रधानमंत्री अपनी जिद पर अड़े हैं या विपक्ष इस हट पर है कि पीएम को संसद में बोलना ही चाहिए? क्या पीएम संसद में बोलने से कतरा रहे हैं? ऐसा किस बात की हिचक है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के सामने संसद के भीतर बयान नहीं देना चाहते, जैसा कि उन पर इल्जाम लग रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम। और आपको बता दूं कि कल सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे पूरा समूचा विपक्ष एक साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहा है। पूरी जवाबदारी प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री जी की वजह से 70 लोग मर गए, उनके फैसले की गलत फैसले। काले धन का पूरा संघर्ष गरीबों को फायदा देगा। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस नोटबंदी पर। हठ योग विपक्ष खड़ा है। नोटबंदी के बाद उसके पास हठ योग की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसकी मांग है कि पीएम राज्यसभा में आए, राज्यसभा में आकर बयान दे, नोटबंदी से मरने वाले 70 लोगों को श्रद्धांजलि दे, उनके लिए मुआवजे का ऐलान करे। लेकिन सरकार का भी अपना ही हठ योग है। वो अड़ी है पीएम का जब जैसा मन करेगा वो खुद करेंगे। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यक्तिगत जीवन में भी सहन करना पड़े तो करते थे। ठीक है, तुमको नहीं करना तो मत करो, मैं इसके बिना चला लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ऐसा एक वक्त था इस देश में। लोकसभा में भी विपक्ष नियम 56 के तहत चर्चा कराने पर अड़ा है, जिसमें वोटिंग का भी प्रावधान है। संसद में इस बवाल के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इसमें उन्होंने बीजेपी सांसदों को हिदायत दी कि वो नोटबंदी को सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर मशहूर न करे। पीएम मोदी इस बैठक में भावुक भी हुए। प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए हमेशा भावुक रहते हैं। 2014 में जीतने के बाद यहाँ आए थे संसद में, जब उनको नेता चुना गया, उन्होंने क्या कहा था? मेरी सरकार गरीबों के लिए रहेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? पीएम बहुत इमोशनल होंगे जब जो हम कहेंगे लोकसभा में, बहुत इमोशनल होंगे। पीएम मोदी भले ही संसद में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने नोटबंदी पर जनता की राय मांगी है। देश की जनता से उन्होंने नोटबंदी पर 10 सवाल पूछे हैं। पीएम के इस सर्वे में मोबाइल में एनएम ऐप डाउनलोड करके शामिल हुआ जा सकता है, लेकिन विपक्ष इतने से संतुष्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नोटबंदी के खिलाफ मोर्चा निकाला। आतंकवादियों के पास से काले ये जो 2000 के नए नोट है वो मिल रहे हैं। मोदी जी कह रहे थे आतंकवादियों को नहीं मिलेंगे। मोदी जी कह रहे थे नकली नोट का कारोबार बंद हो जाएगा, नकली नोट धड़ल्ले से पकड़े जा रहे हैं। नोटबंदी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। बुधवार को वो जंतर मंतर पर नोटबंदी के खिलाफ धरना देंगे। सवाल ये है कि अगर नोटबंदी काले धन और गरीबों के हित के लिए है तो इस पर इतनी सियासत क्यों? सवाल यह है कि आखिर सरकार विपक्ष के असंतोष का हल क्यों नहीं खोज पा रही? क्या नोटबंदी के फायदे संसद में विपक्ष को समझाने में सरकार नाकाम रही है? हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या सरकार की जिद की वजह से
संसद ठप है। हमारा आज का सवाल एक बार फिर सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस पोल का जो कि लाइव चलता है एसएमएस पर और ट्विटर पर, उन जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा है, क्या सरकार के जिद की वजह से संसद ठप है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। आप अपने जवाब हमको 51818 पर एसएमएस कर सकते हैं, #HTP और #मोदी वर्सेस विपक्ष के जरिए। आप हमारे फेसबुक पेज News18 इंड के और हमारे ट्विटर हैंडल @News18 इंडिया पर जाकर अपनी राय हमको भेज सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं, मेहमानों का परिचय कराऊं उसके पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री पर यह इल्जाम विपक्ष की तरफ से लग रहा है कि वो संसद को अवॉइड कर रहे हैं, संसद में सफाई नहीं देना चाह रहे। इस बीच प्रधानमंत्री ने सीधे जनता से राब्ता करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने नरेंद्र मोदी का जो ऐप है, उस ऐप पर आज हिंदुस्तान के लोगों की राय शुमारी करने की कोशिश की है। 10 सवाल उन्होंने पूछे हैं। वो 10 सवाल मैं बारी बारी से आपके सामने रखता हूं, आप भी इसमें इस पोल में जाके हिस्सा ले सकते हैं। पहला, क्या आपको लगता है कि भारत में काला धन है? दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ लड़ने और इसे दूर करने की जरूरत है? तीसरा सवाल, आप काले धन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में क्या सोचते हैं? चौथा सवाल, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की अब तक की कोशिशों के बारे में क्या सोचते हैं? आप 500 और 1000 के नोट को बंद करने के मोदी सरकार के फैसले पर क्या सोचते हैं? छठवां सवाल, क्या आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन से काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी? सातवां सवाल, डीमोनेटाइजेशन से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा, हेल्थ केयर तक आम आदमी की पहुंच होगी? आठवां सवाल, माफ करिएगा, भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली नोटों पर अंकुश लगाने की लड़ाई में हुई असुविधा को आपने कितना महसूस किया है? नौवां सवाल, क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध करते रहे कई आंदोलनकारी और नेता अब वास्तव में काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के समर्थन में लड़ाई लड़ रहे हैं? 10वां सवाल, आखिरी सवाल, क्या आपके पास कोई सुझाव या विचार है जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर करना चाहते हैं? यानी नोटबंदी पर या नोट बदलीकरण पर या डीमोनेटाइजेशन पर अगर आपके पास कोई भी आपकी राय है, सुझाव है, तो आप सीधे प्रधानमंत्री को अपनी राय भेज सकते हैं, उनको अपने सुझाव दे सकते हैं। इसी मुद्दे पर आगे बहस करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ हैं, मैं बारी बारी से सबका परिचय कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कांग्रेस के नेता के तौर पर प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं। अमर सिंह जी मेरे साथ जुड़ेंगे, राज्यसभा सांसद हैं। हमारे साथ महुआ मोइत्रा जी हैं, तृणमूल कांग्रेस की नेता है, MLA है, प्रवक्ता है, वो जुड़ेंगी। और मोहम्मद बदरुद्दोजा खान साहब हैं, जो कि CPM के सांसद हैं। आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। शुरुआत करूंगा सीधे तौर पर संबित पात्रा, आपके पास आके। आपके स्क्रीन पर 4-5 चेहरे हैं और अमूमन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको सबका जवाब देना है, तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए रूलिंग पार्टी के पास कि हमको बोलने का मौका नहीं मिला, विपक्ष की आवाज ज्यादा थी। पर मैं चाहूंगा समय की ध्यान सब लोग रखें। संबित पात्रा, ये इल्जाम बीजेपी पर क्यों ना लगे कि देश का प्रधानमंत्री बीते एक हफ्ते से संसद को अवॉइड कर रहा है। 95 करोड़ रुपए के आसपास सुहा हो चुके हैं, संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी या रूलिंग पार्टी की क्यों नहीं है? PM को संसद से बयान देने में किस बात को लेकर दिक्कत है? संबित पात्रा। देखिए, मैं इसका बड़ा सटीक जवाब देता हूं, और आज अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स को, तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि यही सवाल आज राज्यसभा के चेयर से पूछा गया कि PM इसका जवाब दे। तो राज्यसभा के चेयर ने अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहा कि नहीं, इसका जवाब के लिए मैं PM को तलब नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसका जवाब तो फाइनेंस मिनिस्टर को देना है। ये जो पूरा डीमोनेटाइजेशन का डिबेट है, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए जवाब वित्त मंत्री देंगे। देखिए, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट्री प्रणाली है, जो संसदीय प्रणाली है, उसके नियम अनुसार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जवाबदेही उनकी भी होती है और प्रधानमंत्री की भी होती है।
मेन मकसद, हमारे यहाँ बड़े भाई बैठे हैं, बहन बैठी हुई है, देखिए मैं सबको प्रणाम करता हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि चलिए अगर आपका मकसद है कि इंप्लीमेंटेशन में कुछ ऐसी बात है जिस पे आप सुझाव देना चाहते हैं, उसमें अच्छाइयां लाना चाहते हैं, तो आप उस मकसद के साथ आगे बढ़िए। संबित पात्रा, फाइनेंस मिनिस्टर आपने ईमानदारी से माना आप सवाल तो पूछिए कि प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये घोषणा 8 तारीख की रात को 8 बजे प्रधानमंत्री ने खुद की थी। प्रधानमंत्री ने किसी भी विपक्ष के साथ मीटिंग नहीं की, उन्होंने अपना फैसला लिया और उस फैसले को लागू कर दिया 4 घंटे के भीतर, और फिर कहा कि 50 दिन का वक्त दीजिए। हम सब बात मानने को तैयार हैं, पर क्या आप इस बात को समझा सकते हैं कि क्या आपकी सरकार ने इस बात का जरा सा भी इवैल्यूएशन किया था कि इन शुरुआती 13-14 दिनों में 50, 60, 70 लोगों की मौत हो जाएगी? क्या आपकी सरकार ने इन 70 लोगों तक कंपनसेशन पहुंचे, इसके बारे में अब तक कोई पॉलिसी, कोई नीति क्यों नहीं बनाई? और फिर डिबेट को ओपन करता हूं। संबित पात्रा, आपने 3 प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न पूछा है कि प्रधानमंत्री ने अकेले में ये निर्णय लिया, विपक्ष के साथ मीटिंग नहीं की। आप देखिए, गड़बड़ी तो यही है, अगर विपक्ष के साथ बैठ के डिस्कशन करना होता कि 500 और 1000 रुपए का सीजेशन ऑफ लीगल टेंडर करेंगे, तो ये सारी दिक्कत तो होती ही नहीं, ये भी खुश होते, क्योंकि सारा पैसा वहां पहुंच जाता जहां आज नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये डिक्लेयर करके नहीं, सीक्रेटली किया जाता है। दूसरी बड़ी बात है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कॉम्पेंसेशन के लिए क्या सोचा है, 70 लोग मारे गए हैं। इसका उत्तर भी चेयर ने दिया है। चेयर से जब ऑर्बिचरी के लिए कहा गया था, एक एक मृत्यु के लिए मैं यहां सर झुकाकर नमन करता हूं, मगर ये उत्तर मैं टेक्निकली दे रहा हूं। चेयर ने कहा कि देखिए, सुओ मोटो ऑर्बिचरी नहीं होता है, कितनी संख्या मृत्यु किस कारण से हुई है यह डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चेयर ऑफ राज्यसभा कह रही है, तो बहुत गंभीरता के साथ चेयर कहती है। अगर ऐसा ही पद्धति हम आरंभ कर दे तो यह भी कल को हो सकता है कि जो मनरेगा यूपीए के समय में आई थी, मनरेगा के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, गलत पॉलिसी जो गवर्नमेंट की पहले रही है 70 साल, उसमें माल न्यूट्रिशन के कारण कितने लोग मारे गए थे, और जो अस्पताल में जल के, ममता बनर्जी जी ने भी सवाल उठाए हैं। आप देखिए, ममता बनर्जी के ही युग में जो अस्पताल, एमरी अस्पताल में जल के कितने लोग मर गए थे, क्योंकि वहां फायर टेंडिंग नहीं था। तो उसके लिए ममता बनर्जी जी दायी होंगी, उनके ऊपर केस चल जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सोच समझकर ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, जब तक कि प्रताप सिंह बाजवा, पुख्ता कांग्रेस ऑटोप्सी रिपोर्ट। प्रताप सिंह बाजवा, मुझे जाहिर तौर पर पता है कि आप संबित पात्रा की बातों का जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, जो मैं चाहूंगा आप उसका जवाब भी दें अपने जवाब में। बाजवा साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। डे 1 पे राज्यसभा में डिबेट होती है, आनंद शर्मा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, फिर सीताराम येचुरी जी भी देते हैं, फिर मायावती जी भी देती हैं, तमाम विपक्ष सरकार पर हमले करता है। डे 2 में अचानक क्या हुआ विपक्ष को कि पीएम को बुलाओ, और डे 2 से लेकर आज तक करीब 1 हफ्ता हो गया, संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही। ये इल्जाम आपके ऊपर भी है कि जो 95 करोड़ रुपए बर्बाद हुए उसमें विपक्ष भी जिम्मेदार है। बाजवा साहब। सुमित जी, बात मैं बताना चाहता हूं कि बात सबसे पहली बात यह है कि जब इन्होंने, मोदी साहब ने अनाउंस की ये गवर्नमेंट की स्कीम, तब समन पार्लियामेंट के जारी हो चुके थे। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये ना तो डिक्टेटरशिप है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर साहब जवाबदेह हैं पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट चल रहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जितने भी हैं, लीडर्स की बात, पार्लियामेंट्री पार्टीज की बात प्राइम मिनिस्टर साहब को सुननी होगी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात से भाग नहीं सकते, इसीलिए हमारा राइट है, नेशन का राइट भी है, पार्लियामेंट पार्टीज का राइट भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए, ये बताएं कि इतना गदर जो देश में हुआ है, आपने पॉलिसी बनाई, आपने तैयारी कोई की नहीं, 70 लोग मारे गए, कितने बिजनेसेस बंद हो गए, कितनी बड़ी पैमाने पर लोगों को दुख तकलीफ हो रही है, और ना गवर्नमेंट आपकी ये बता ही पा रही है कि ये दुख तकलीफ कब तक हट पाएगी। देखिए, ये सबसे बड़ी ये हैरानी की और फॉल्स प्रेस्टीज पर हमारा कहना क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब फॉल्स प्रेस्टीज पर बैठे हुए हैं। अगर पार्लियामेंट चल रही, भाई आप सीधे ऐप पर लोगों को सवाल पूछ रहे हो, कोई बुरी बात नहीं, मगर पार्लियामेंट में अगर आ जाओ, आप फॉल्स प्रेस्टीज पर ना रहो, अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी वहां आकर एक्सप्लेन करो, और जो पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम्स आप भी सुनो। ही इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, ही इज आंसरेबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ही इज नॉट अबव द पार्लियामेंट, ही इज नॉट अ वन मैन आर्मी
जैसे नरेंद्र मोदी जी ऐसे करते हैं जैसे वो जवाबदेही किसी को नहीं है। ठीक है। ये हमारा संबित सवाल में है। आऊंगा, एक बार सबके पास आ जाऊं। संबित, फिर आप जवाब दीजिएगा। महुआ जी, क्या प्रधानमंत्री ही केवल जिम्मेदार है? आपका यहाँ पे कनेक्शन काम नहीं कर रहा था। आपका 10% भी हमने अभी तक नहीं सुना है। आप प्लीज मुझे सिनॉप्सिस दीजिए पहले, फिर सिनॉप्सिस 10 सेकंड में वही है। आपके दूसरे पैनलिस्ट क्या कहा? महुआ जी, सिनॉप्सिस 10 सेकंड में वही है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की वजह से संसद नहीं चल रही, और विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की वजह से संसद नहीं चल रही, पीएम को सदन में आना चाहिए। एक लाइन का सिनॉप्सिस ये है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि संसद के बीते एक हफ्ते में जो 95 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, उसकी जिम्मेदारी आप तमाम पार्टी के ऊपर क्यों ना पड़े, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो? महुआ जी, देखिए संसद चलाना शासक दल बीजेपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका दायित्व है संसद चलाना। ठीक है, हम लोग ने पहले दिन 10 तारीख को, 8 तारीख को आपने ये घोषणा की, और 10 तारीख को तृणमूल फर्स्ट पार्टी था जिसने जाके वहां पे नोटिस डाला था। फर्स्ट पार्टी कांग्रेस जेडीयू सब 12 तारीख को रखे थे। आप यहाँ पर सेंसर मोशन चाह रहे हैं हम कि डिस्कशन लेड टू अ वोट, ये हम चाह रहे, विपक्ष चाह रहे, ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है पूरा देश का लिए, यहाँ पे हमारा राइट है, मौलिक अधिकार है एक वोट मांगने का। हमने यहाँ पर 50 सिग्नेचर्स चाहिए, हमारे पास 34 एमपी है, कांग्रेस के पास 44 एमपीज है, जेडीयू है, वी आर ऑल टुगेदर, हमारे पास 100 के ज्यादा सिग्नेचर है। हमें यहाँ पे डिस्कशन विद अ वोट चाहिए, हम कुछ गलत नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं कि वोट हो, इस बात पे डिस्कशन हो, चर्चा हो, क्योंकि डिसीजन लेने के पहले तो किसी से चर्चा नहीं हुई थी। आप कह रहे कि वित्त मंत्री जवाब देने वाले, जिस वित्त मंत्री को 8 तारीख को पता भी नहीं था कि ऐसा घोषणा होने वाला है, आज सडनली वो वित्त मंत्री सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हो गए, पीएम मोदी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता। तो हम चाह रहे कि चर्चा हो, उसके बाद वोटिंग हो। ठीक है, ये तो कोई गलत नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। मैं संबित साहब से जवाब लूंगा। संबित, आप नोट करते रहिए, मैं जानता हूं आप लिख रहे हैं। खान साहब, सीपीएम के लीडर हमारे साथ हैं, पार्लियामेंटेरियन है, एमपी हैं। खान साहब, अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो पहले उसके लिए माफी। और दूसरा मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ ये, खान साहब, अभी खबर आई है, येचुरी साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट का, संसद की अवमानना का नोटिस लेके आएंगी सीपीएम और लेफ्ट पार्टियां, अगर उन्होंने संसद में बयान नहीं दिया और वो देश भर के लोगों से सीधे इंटरैक्ट करते रहे। ये संसद की गरिमा के खिलाफ होगा। मेरा आपसे ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो देश की जनता से सीधे बातचीत करना चाहते हैं तो संसद की अवमानना थोड़ी हुई, और ये कभी नहीं कहा गया कि संसद में वो नहीं बोलेंगे। देखिए, पहले ये बात है, क्या हम जो एमपीज है वो अपने आप लोकसभा में आ गया ना, हमें भी चुना गया, उसी जनता ने राय देके हमें भेजा यहाँ डिस्कस करने के लिए। तो मोदी जी को आकर कहीं भी बोलना है तो पहले हमारा सामने बोलना है, बाद में तुम जनता के पास जाओ। क्या हम जनता से बाहर कोई है? ये तो गलत बात है कि जनता से राय लेके हम आए हैं, तो हम किस लिए आए हैं? तो तोड़ दीजिए लोकसभा, क्या जरूरत है लोकसभा का? इसका मकसद एक ही है कि जनता, लोकसभा को बाईपास करके जनता के पास जाओ, तो लोकसभा की जरूरत क्या है? मोदी जी ने कहा था ये सबसे बड़ा गणतंत्र का मंदिर है, आप मंदिर को पीछे छोड़ के कहां जा रहे हैं? ये तो पहला सवाल है जी। दूसरा बात है कि ये तो मोदी जी ने ये लड़ाई को अपना पर ले लिया। देखिए, मोदी फिनेंस मिनिस्टर ने ये घोषणा नहीं किया, आरबीआई का गवर्नर है, उनको ये घोषणा करना था। आरबीआई का एक एक्ट है, आरबीआई का एक्ट ने ये सीधा बताया गया है कि अंडर द आरबीआई एक्ट मॉनिटरी पॉलिसी इज द स्ट्रिक्ट डोमेन ऑफ द आरबीआई। देखिए, फिर भी आरबीआई का गवर्नर ने कुछ नहीं कहा, मोदी जी ने कह दिया डीमोनेटाइजेशन के बारे में। आज तक आरबीआई का गवर्नर कुछ नहीं कहा। ठीक बात अब देखिए ये कैसा, किस लिए क्या हो रहा है, किस लिए क्या हो रहा है? मोदी जी खुद तो इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन आरबीआई का गवर्नर जी एक इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, उनको तो सोच में ये होना चाहिए था कि अगर हम 86% को कैंसिल कर रहे हैं, 500 रुपये का नोट पहले लाना चाहिए था, उनको तो जरूर ये मालूम है, बिल्कुल, लेकिन ये बात नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके ऊपर भी जाएगा। अगर आज दूसरा देश होता तो आरबीआई गवर्नर रिजाइन करके चले जाते। ठीक है, हमारा देश में मैं जवाब लूंगा संबित पात्रा से। अमर सिंह जी थ्रू हो गए लाइव में मेरे साथ। अमर सिंह जी सांसद राज्यसभा में, ये क्लियर कर दूं इस वक्त डिबेट में कि वो अपनी निजी हैसियत से इस डिबेट में शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या नेता के तौर पर नहीं। अमर सिंह जी, आपने 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री के इस डीमोनेटाइजेशन के फैसले का औपचारिक तौर पर
सार्वजनिक तौर पर स्वागत किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जब हम डिबेट भी कर रहे हैं, क्या सरकार की जिद की वजह से संसद नहीं चल पा रही है? करीब 95 करोड़ रुपए इसीलिए बर्बाद हो गए कि बीजेपी रिजिड है? अमर सिंह जी। देखिए, मैं स्पष्ट कहूँ, डिमोनेटाइजेशन का और काले धन के समाप्ति का और समानांतर अर्थव्यवस्था का राजनीतिक दलों द्वारा बेतहाशा पैसा खर्च करने का समर्थन कोई भी संवेदनशील दल या नेता नहीं करता। न तो वामपंथी दल करते हैं, न तो समाजवादी पार्टी के नेता। मुलायम सिंह जी का जो पहला बयान आया था उसमें भी उन्होंने काले धन का विरोध कहा था। प्रश्न ये है कि इसके एग्जीक्यूशन में जो गड़बड़ है, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि 70 आदमी मर गए, चाहे मैं हूँ और चाहे ये जो बयान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि बड़े आदमी नींद की गोली खा के सो रहे हैं, छोटे आदमी प्रसन्न हैं। मैं मानता हूँ कि पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में अमीर लोग और गरीब लोगों के रूप में के बीच में एक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है और एक समझदार कोशिश है। यहाँ पर जो परंपरागत बनिया वोटर की बात नहीं सोची गई, पिछड़ों की और अगड़ों की बात नहीं सोची गई, अमीर और गरीब के बीच में जो गैर बराबरी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर 50 दिन तक ये रहे तो संभवतः ये मोदी जी के पक्ष में चला जाएगा। लेकिन अगर 50 दिन से ज़्यादा ये बीमारी बढ़ गई तो जो शादियां रुक रही हैं, 70 लोग मर रहे हैं, रुपया बैन हो गया, 86% नोट बंदी हो गई है और उसके मुकाबले में नोट नहीं है। एटीएम में लाइन लगाई है तो फिर नोट नहीं मिलता। 2000 का नोट मिलता है, उसका विरोध मैंने पहले दिन भी किया था कि 2000 का नोट अगर आप पान की दुकान पर जाएं तो पनवाड़ी नहीं लेगा, हलवाई नहीं लेगा, क्योंकि खुदरा है ही नहीं। और ये सरकार के आंकड़े हैं कि पूरी करेंसी का 86% वही है जो बंद हो गया है। बिल्कुल। तो अब ये कैशलेस इकोनॉमी, ये बहुत अच्छी आइडियल चीज़ है, लेकिन इंडिया ऐसे देश में, भारत ऐसे देश में अब ये मोतिहारी में, भागलपुर में, आजमगढ़ के लालगंज में कई औरतें मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि नोटबंदी हो गई है और झगड़ा करती हैं कि हमरे लगे नोट बा कैसे लेबा नहीं। तो जो चीज़ कभी हुई नहीं। हमारी अपनी पत्नी वो प्लास्टिक यूज़ नहीं करती, उसके पास कार्ड है, उसके पास पिन कोड नहीं है। हर सामान्य गृहिणी के पास 2.5 लाख नहीं, 5 लाख, 10 लाख। एक नाचने वाली है जो कि मिरिंडा हाउस में पढ़ी है लेकिन कोई और काम नहीं कर पाई, अमर सिंह जी, वो मेरे पास रोते हुए है। आप क्या मैंने 50 लाख रुपया बचा के रखा है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? संसद जो नहीं चल पा रही है इसलिए ठप है। इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को आकर के, प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया उनकी नीति के बारे में और उनकी नीयत के बारे में कोई शुबा नहीं कर सकता। जो करेगा वो गलत करेगा, लेकिन निश्चित रूप से जो एग्जीक्यूशन में कमी है और खासकर से रूरल इंडिया में जहां एटीएम नहीं है, जहां शादियां हो रही हैं, 2.5 लाख में शादी नहीं हो सकती। गरीब से गरीब आदमी की शादी के घर की शादी 2.5 लाख में नहीं होगी। संबित पात्रा, भारतीय संस्कृति ऐसी है और हमारे देश में मैं सबका उत्तर बस एक गड़बड़ा एग्जीक्यूशन अगर ठीक कर दें तो इस नोटबंदी का विरोधी कोई, नोटबंदी का विरोध या प्रधानमंत्री के नहीं आने का विरोध या आने का विरोध कोई करने की नैतिक स्थिति में नहीं रहेगा। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं सदन में आ रहे हैं? मैं उत्तर देता हूं। मैंने सबसे पहले इसी बात पे, हाँ, मैंने लिख रखा है, मैं एक एक करके डिबेट इज ओपन नाउ। हाँ, बोलिए। पहली बात तो ये कहा गया कि प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, वित्त मंत्री ने घोषणा नहीं की है, इसलिए वित्त मंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री को ही बोलना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊं, यहां जितने गणमान्य लोग बैठे हैं सबको याद होगा जब इंटॉलरेंस का डिबेट हुआ था और उसके बाद सेकंड टाइम जब रोहित वेमुला का डिबेट हुआ था, तब भी यही हट था कि कोई और ना बोले, राजनाथ जी ना बोले, जेटली जी ना बोले, प्रधानमंत्री ही बोले। इंटॉलरेंस की घोषणा तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं की थी, कुछ अवार्ड वापसी के लोगों ने की थी, मगर बोले तो प्रधानमंत्री ही बोले, वरना हम संसद नहीं चलने देंगे। रोहित वेमुला के केस में आपको याद होगा बिल्कुल यही जिद थी, बोले तो प्रधानमंत्री बोले, राजनाथ जी बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बहुत खतरनाक है, जिसमें आप
केवल उत्तर एक जगह से सुनना चाहते हैं, जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और पूरे संसद को आप कहते हैं कि इसमें कोई महत्व नहीं है। मगर मैं एक बात, यहां बाजवा जी बैठे हैं, बड़े हैं मेरे, मैं उनका आदर करता हूं, मगर मैं साधुवाद भी दूंगा। साधुवाद इसलिए दूंगा कि पहली बार 10 वर्ष के बाद पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के पद का गरिमा और महत्व मालूम पड़ा है। वरना तो पहले समय ऐसे था कि मनमोहन जी से सवाल पूछा जाता था तो वो मुड़ के तुरंत सोनिया जी को देखते थे कि मैडम बोलूं या ना बोलूं। कम से कम ये तो समाप्त हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री बाजवा साहब जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी बड़ी बात देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आई थिंक बाजवा साहब को जवाब का मौका मिलना चाहिए। देखिए, चार सवाल पूछे गए हैं। मैं पात्रा जी, बाजवा जी को जरूर मिलना चाहिए, मगर 4 सवाल पूछे गए। बाजवा साहब हाथ जोड़ के, बाजवा साहब चार सवाल पूछे गए हैं मुझसे। मुझे ठीक है, शरीफ आदमी थे, 2G 3G हो गया इसलिए, मगर मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए सुमित जी। मोदी साहब पूछते अडानी से, आप देखिए सही कौन है। इनकी हर पॉलिसी जो है अडानी और अंबानी से पूछकर होती है। मुझे उत्तर देने दीजिए सर, ये हमारी लड़ाई नहीं है, देशवासियों को मुझे उत्तर देना है। मुझे उत्तर देना है सुमित जी, मुझे बहुत सारे सवाल पूछे गए। अडानी और अंबानी के हवाई जहाजों, मतलब आज आप मान रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी सोनिया जी से पूछते थे, ये मान रहे हैं? अगर पात्रा जी, ये मान रहे हैं आप? के ऑफिस की मान लिया है, रख सकते, मान लिया, बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात, मैंने भी सुना सुमित जी, मैंने भी सुना बाजवा साहब को ये कहते हुए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके इशारे पर थे। वो ये था कि वो कंसल्ट करते हैं। उनका मतलब ये कि वो कंसल्ट करते हैं। और मुझे बोलने दीजिए, वो अमर सिंह जी में आ रहा हूँ, अमर सिंह जी में 1 मिनट आ रहा हूँ। नहीं थी अंबानी और अडानी को जो करना है वो बुरी बात है। आपकी हर पॉलिसी जो है वो अमर सिंह जी बोलना चाह रहे हैं, सोची जाती है। फिर संबित जी 1 मिनट, संबित जी 1 मिनट, अमर सिंह बोलना चाह रहे हैं। अमर सिंह जी ऑन द स्क्रीन। अमर सिंह जी ऑन द स्क्रीन। सोनिया जी ऐसी भगवती है जिनका नाम नहीं लेना चाहिए मुझे। अमर सिंह जी एक सेकंड जी। देखिए, मैं बहुत निष्प्रिय रूप से कहना चाहूँगा, आज जिस इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में घूम रहे हैं, उस ऐतिहासिक न्यूक्लियर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के विरोध में वामपंथी दल और बीजेपी एक साथ मिलकर के पहली बार वोट दी थी उसके विरुद्ध। यह ऐतिहासिक ध्रुव सत्य है। और वामपंथी दलों के समर्थन पर वह सरकार टिकी हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी ने, वो भी वामपंथी दलों के साथ इस डील के विरोध में थे, लेकिन मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, उनके सलाहकार कलाम साहब थे। और कलाम साहब ने जब मुलायम सिंह जी को और मुझे, हम दोनों को बुला करके कहा कि यह डील भारत के पक्ष में है, तो हम लोगों ने वामपंथी दलों का विरोध और भारतीय जनता पार्टी का विरोध दरकिनार करके, देश हित में अगर हम लोग प्रयत्न नहीं करते इस डील को कराने के लिए, हमारे ऊपर मुकदमे भी चले और हमें जेल भी भेजा गया। और मैं आपको बता दूं, एक ऐसी स्थिति थी कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस का नेतृत्व, मैं सोनिया जी का नाम नहीं ले रहा हूं, वह इस न्यूक्लियर डील के चक्कर में वामपंथियों का समर्थन खोकर इस सरकार को गिराना नहीं चाहता था। लेकिन मनमोहन सिंह अडिग होकर पूरे के पूरे नेतृत्व का विरोध करके, उसमें संभवतः सोनिया जी भी रही होंगी, डटे रहे। और मनमोहन सिंह जी जो आर्थिक उदारीकरण है, ठीक है, वह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। तो ये कहना कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के इशारे पर काम कर रहे थे, जिसके लिए ठीक नहीं होगा। संबित पात्रा, नहीं, मेरे को कहने दीजिए, पूरे दुनिया में मनमोहन सिंह आज घूम रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, हमारे मित्र मनमोहन सिंह, वो अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के 2 ऐतिहासिक काम, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जिसका श्रेय मोदी, ठीक है अमर सिंह जी, और उसके साथ साथ आर्थिक उदारीकरण, ठीक है, जिसके कारण जिस देश को संबित पात्रा जवाब दीजिए, संबित पात्रा जवाब दीजिए, संबित पात्रा, उसके बाद मनमोहन सिंह ने किया, ठीक है, कम से कम मनमोहन सिंह की बेइज्जती मत करिए। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा है। मनमोहन सिंह जी किस प्रकार के प्रधानमंत्री थे, वो आदर के काबिल थे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री आदर के काबिल होता है, मगर वो किसके इशारे पे काम करते थे और उन्होंने क्या किया है, किस प्रकार उनके नाक के नीचे 2G 3G सब हो गया, उनके मालूम नहीं पड़ा, ये भी पूरा विश्व जानता है। मगर मैं अमर सिंह जी का बहुत आदर करता हूं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मैं उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हूं, मैं उनकी बात को काटूंगा नहीं, मैं टॉपिक पे आऊंगा। ठीक है, नंबर 1 टॉपिक पे आपने मुझसे, देखिए ये चर्चा के विषय में चल रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं आए, चर्चा क्यों नहीं हो रही है।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यहां बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। कल मैं टीवी ऑन करके देख रहा था, मेरे साथ कुछ बड़े लोग बैठे थे जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, एकेडमिशियंस बैठे थे। उन्होंने एक बात ऑब्जर्व की, कल रेल घटना हुई, दुर्घटना परसों हुई थी, उसके लिए रेल मंत्री खड़े हुए बोलने के लिए, संवेदना देने के लिए कि 128 लोग मारे गए, किन कारणों से यह एक्सीडेंट हुई और क्या सरकार कर रही है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि इसका तो डिमोनेटाइजेशन से कुछ करने का नहीं था, मगर विपक्ष ने रेल मंत्री को बोलने नहीं दिया। अरे आप 10 मिनट के लिए तो एक हो जाते, 128 लोग मारे गए हैं, वो अलग कारण है, उस समय भी आपने नहीं बोलने दिया। और किस प्रकार की बेहूदगी के शब्द आ रहे थे पीछे से, तुम चोर हो, बैठ जाओ। आप बताइए, 128 लोगों के मरने के लिए रेल मंत्री उठ के एक बयान देना चाहता है, हिंदुस्तान का रेल मंत्री, और जो एकेडमिशियंस मेरे साथ थे, मोइत्रा ने हाथ उठाया संबित थे, पात्रा आपकी बात को सुन के। यू डोंट इवन अलाउ योर रेल मिनिस्टर टू स्पीक। महुआ मोइत्रा, ये तो बहुत सिलेक्टिव मेमोरी हो गई बीजेपी की। आप वो कह रहे हैं कि रेल मंत्री को 118 लोग मारे गए, रेल मंत्री ने को विपक्ष ने बात नहीं करने दिया, और जो 70 लोग लाइन में खड़े होकर मारे गए उसके लिए हम 2 मिनट सदन में साइलेंस चाहते थे, वो तो बीजेपी ने एग्री नहीं किया। तो फिर क्या, ऐसा सिलेक्टिव मेमोरी क्यों? और आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने चैर ने स्कैम हो गया, कोई कुछ महुआ जी यू आर रॉन्ग, गेट योरसेल्फ करेक्टेड। चेयर ने एग्री नहीं किया। कहना चाहते हैं कि गोधरा में 6000 लोग मारे गए, आपके प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनके वॉच पे तो ये हो गया, तो वो क्या कर रहे थे तब? संबित रिस्पॉन्ड करिए। कब तक गोधरा में रहेंगी मोइत्रा जी? और दूसरी बात, लेट मी करेक्ट, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मोइत्रा जी को करेक्ट कर दूं। मोइत्रा जी ने शायद फैक्ट्स रखे नहीं है। फैक्ट यह है कि बीजेपी ने मना नहीं किया ऑर्बिचुरी के लिए, चेयर ने मना किया। और चेयर ने क्यों मना किया मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 1, चेयर ने कहा, लिखा हुआ है प्रोसीडिंग्स में, आप पढ़ सकती हैं मोइत्रा जी जाके, प्रोसीडिंग नंबर उसमें लिखा हुआ है कि सुओ मोटो ऑर्बिचुरी नहीं हो सकता है। आपने सुओ मोटो ऑर्बिचुरी करने की कोशिश की। सेकेंडली, चेयर ने कहा कि विदाउट डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ ऑर्बिचुरी नहीं हो सकता है। बंगाल में माल न्यूट्रिशन से डेथ हुआ है, 100 डेथ हुआ है, तो क्या ऑर्बिचुरी पे करके ममता बनर्जी को महुआ जी का फोन कट गया, आपकी वो बात नहीं सुन पा रही हैं। आप जब वो आएंगी, कनेक्ट होंगी तो आप बोल लीजिएगा, क्योंकि आप बोलेंगे जरूर, मैं जानता हूँ। प्रताप सिंह बाजवा में आ रहा हूँ, एक मिनट, बाजवा साहब में आ रहा हूँ, खान साहब में आ रहा हूँ। संबित जी, महुआ जी के बीच में डिबेट नहीं है। संबित जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का यह दायित्व नहीं होता है कि वो सदन में आए और प्रधानमंत्री को बोलें कि वो सदन के तमाम सांसदों के मन में जो भी शंकाएं हैं उसका सामना करें? क्यों संसद की कार्रवाई को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना? बीजेपी ये बड़प्पन क्यों नहीं दिखा पा रही है? संबित पात्रा और फिर खान साहब जवाब देंगे। देखिए, बड़ा सिंपल आंसर है। बीजेपी या जो भी रूलिंग पार्टी है उसका क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य है कि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करें। और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? एक सेकंड, खान साहब एक मिनट। संबित पात्रा का नाम लिया मैंने, संबित पात्रा की बात का आप जवाब दीजिएगा। खान साहब, संबित पात्रा बोल रहे हैं, पात्रा साहब जवाब दीजिए। पीएम बड़प्पन क्यों नहीं दिखा रहे हैं? देखिए हम बड़प्पन क्या है इसमें? बड़प्पन इसमें यही है कि जो भी इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आप सवाल उठाइए, आप उसमें अमेंडमेंट डिमांड करिए। सरकार ने तो कहा है, पीएम हो, अरुण जेटली हो, राजनाथ सिंह जी हो, सुषमा जी हो, ये सरकार है, सब मिलके आपके सवालों का जवाब सुना जाएगा, प्रश्न सुना जाएगा, जवाब दिया जाएगा। किसने मना किया जवाब नहीं दिया जाएगा? क्या इस बात का डर है बीजेपी जवाब को? नहीं दूंगा? क्या इस बात का डर है बीजेपी को संबित पात्रा, अगर आपने इंप्लीमेंटेशन की तैयारियां नहीं की थी तो आपके कड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आप अवॉइड कर रहे हैं? ये गलत बात है। संबित पात्रा सवाल उठाया, संबित पात्रा, अगर कड़े सवाल है तो पूछिए तो सही। अगर कड़े सवाल, अरे खान साहब रुक जाइए, अगर ये सवाल हैं, कड़े सवाल हैं, तो प्लीज आप फ्लोर पे पूछिए ना। कड़े सवाल नहीं है, विपक्ष के पास सवाल ही नहीं है, वरना तो आजकल सब कुछ टेलीवाइज्ड है। आप वो सवाल अरुण जेटली जी से पूछिए। क्या जो सवाल अरुण जेटली जी से पूछा जा रहा है वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रहा है? क्या वो सरकार तक नहीं पहुंच रही है? कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास जो सवाल जाता है, क्या वो सरकार को दागा हुआ सवाल नहीं है? आप सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आपको हंगामा बरपाना है। और क्यों बरपाना है मैं बता दूं, मुद्रा माटी हो गई, मोदी भय कुम्हार, नेता मिली के रो रहे, ऐसा हुआ प्रहार। सीपीएम के खान साहब जवाब दे रहे हैं। खान साहब, हाँ, ये गलत बात है, उन जो बोल रहे हैं गलत बात।
हमने तो ये मांगा है अंडर रूल 56 ये डिस्कशन होगा, हम भाग लेंगे, हम डिस्कशन चाहते हैं। लेकिन बीजेपी वालों ने ये नहीं चाहते हैं कि रूल 56 के अंदर तहत आलोचना डिस्कशन हो, तो उनका पास बहुमत है, तो डर किसका है प्रधानमंत्री जी का? आइए लोकसभा में अंडर रूल 56 में डिस्कशन हम डिस्कस करेंगे, हम भाग लेंगे, हम भाग लेना चाहता है, हम सवाल उठाना चाहते हैं। मोदी जी का डर किसका है अगर बहुमत हो तो? आप किस लिए वो 56 भाग रहे हैं ये आप बताइए। रूल 56 में वोटिंग बहस क्यों चाहते हैं? आप आप भाग लेना रूल चाहते 56 में हैं। वोटिंग क्यों चाहते हैं? क्या सरकार में खान डिवीजन साहब ये आप दिखाना भाग लेना चाहते नहीं हैं? चाहते हैं, खान साहब, आप भाग लेना चाहते नहीं, हैं। हम देखना चाहते हैं कौन कहाँ खड़ा है, देखना चाहते हैं बीजेपी के अंदर ही कौन कहाँ खड़ा है। इसके बाद एनडीए में फूट है क्या प्रताप सिंह बाजवा? एनडीए में फूट है क्या बाजवा साहब? 100% भैया 100% फूट है, इनके साथ कोई भी नहीं। अच्छा, बीजेपी को टेस्ट सेंट्रल करने हॉल आए में हैं। हर रोज बीजेपी के सीनियर लीडर्स और एमपीज हमें मिलते हैं सुमित भाई, कोई आदमी इनके साथ नहीं। मोदी जी के एक्शंस को ऐसे देखा जा रहा है जैसे युगांडा के इदी अमीन के एक्शंस हुआ करते थे। प्रवचन को बहुत तगड़े, प्रवचन देने में, लोगों को बहकाने में। इलेक्शन से पहले मुद्दा था मेरे भाइयों आओ अपने नए बैंक्स में खाते खुलवाओ, 15 से 20 लाख रुपया हर खाते में आएगा, ब्लैक मनी मैं बाहर से लेकर आऊंगा। ये भी प्रवचन ही है। ये सुमित भाई सीधी बात मैं इसका उत्तर देता 5 स्टेट्स की इलेक्शंस हैं, ये स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए ये सभी इन्होंने काम किया है। निकलना इसमें से कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं निकलना। प्राइम मिनिस्टर के पास मॉरल करेज नहीं है पार्लियामेंट को फेस करने। संबित पात्रा, एक मिनट। बाजवा साहब, आई हैव अ काउंटर। बाजवा साहब, आई हैव अ काउंटर टू यू। बाजवा साहब, मेरे पास आपके लिए काउंटर सवाल है। अगर बीजेपी को इस स्कीम से कुछ नहीं मिलने वाला चुनावी तौर पर, तो संबित एक मिनट, तो बीजेपी के प्रधानमंत्री ये स्कीम को लेके क्यों चले आए? क्यों अपने कोर वोट बैंक को नाराज कर दिया? अपने बनिया वोट बैंक को बीजेपी ने यूपी चुनाव के वक्त में नाराज कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपना सब कुछ स्टेक पर लगा दिया। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, क्या विपक्ष इसलिए परेशान है कि उसने जो पैसा इकट्ठा कर रखा था चुनावों के लिए वो बेकार हो गया है? बाजवा साहब, भैया पैसा तो है ही बीजेपी के पास, पैसा बीजेपी के पास है। आप हैरान हो गए सुमित भाई, एक दिन पैसे करोड़ों रुपए इनके खातों में से चेंज हुए हैं। कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में 1 करोड़ रुपया बीजेपी के ऑफिस का चेंज हुए पैसे। क्या पात्रा साहब को मैं पूछना चाहता हूं, सारे स्टेट यूनिट्स के ये खाते देंगे? करोड़ों रुपए चेंज हुए, नींद से आराम से सो रहे हैं अंबानी और अडानी, परेशान हो रहे हैं गरीब संबित लोग। पात्रा जवाब दीजिए। अकाउंट मेरा, पैसे मेरे, संबित पात्रा जवाब दीजिए। अकाउंट मेरा और अब ये शांत हो जाए बाजवा साहब, तो मैं जवाब दे दूंगा। बाजवा साहब, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। हाँ जी। नंबर 1, जब बाजवा साहब ने कहा कि बीजेपी को पहले टेस्ट करना है, बीजेपी के लोग खुद मोदी जी के साथ नहीं है, तो मैं बाजवा जी से बड़ा सर झुका के कहूंगा, पहले वो कैप्टन अमरिंदर जी के साथ तो हो जाएं, बाद में चिंता करेंगे कौन किसके साथ नहीं है। पहले जरा दिल तो टटोल लीजिए, राहुल गांधी के साथ कौन कौन है, फिर आप जान जाइएगा कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। बाजवा साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज कैप्टन अमरिंदर के साथ हो लीजिए, आप और कैप्टन अमरिंदर दोस्ती कर लीजिए, बहुत है। बाकी मोदी जी के साथ अलग देखा जाए। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अडवाणी साहब को साथ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये लोग सीनियर लीडर हैं, इतना चिल्लाते हैं बीच में। बाजवा साहब, मैं आऊंगा आपके पास, आपके साथ। बाजवा साहब, मैं आऊंगा सुमित जी, मैं बोल आप इसके बाद, सुमित जी मैं बोल सकता हूं। अमर सिंह जी, मैं बोल सकता हूं। संबित पात्रा जवाब पूरा करें। संबित पात्रा, हाँ, मैं देखिए, मैं राहुल गांधी का रिपोर्ट, मैं ऐसे नहीं आया हूं, मैं एक रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। ये राहुल गांधी जी का रिपोर्ट कार्ड है, जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड है 16वीं लोकसभा का। जरा कैमरामैन से कहिए कि इनको फोकस करके दिखाए कहां कहां फेल हुए हैं राहुल गांधी। जब पूरे देश के सारे सांसद 82% एवरेज लेके आ रहे थे पार्लियामेंट में, राहुल गांधी कितना आए? 55% फेल। जब डिबेट्स हो रहे थे तो देश के सभी सांसदों ने 41.4% पार्टिसिपेट किया, राहुल गांधी ने कितना पार्टिसिपेट किया? 11% फेल। जब क्वेश्चंस पूछे गए, एवरेज एक संसद ने कितने क्वेश्चन पूछे? 153। राहुल गांधी ने कितने पूछे? बाजवा साहब, कांग्रेचुलेशंस, 0 फेल। 4th पॉइंट, प्राइवेट मेंबर्स बिल, एक एवरेज सांसद कितना बिल लाया? 1.2। राहुल गांधी कितना लाए? बाजवा साहब, कांग्रेचुलेशंस, 0। A failed Rahul Gandhi is asking a question to Mr. Modi, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि 10 सेकंड सुन लीजिए,
10 सेकंड और सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। और आप आज सवाल पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री इमोशनल हो जाते हैं बार बार, किस चीज पे इमोशनल होते हैं? देखिए, ये तो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है ना। सोनिया जी इमोशनल होती थी आतंकवादियों के मारे जाने पर। जब बाटला हाउस एनकाउंटर पे आतंकवादी मारे गए थे, तब सोनिया जी 3 दिन बाजवा साहब जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जनता फिर अमर सिंह के बाद बाजवा साहब 30 सेकंड। भैया कि जनता के लिए कुछ और करना है तो वो इमोशनल होते हैं। ये फर्क है आपके। कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ नहीं है मेरे। पहले मैं इनको पूछना चाहता हूं, अडवाणी साहब हैं साथ मोदी जी के? नहीं, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, साथ सवाल का जवाब जवाब होता है। अरे आप अपना तो यशवंत सिन्हा जी है इसमें? अगर सोनिया गांधी जी ने कहीं, देखो मेरी बात एक सुनने की कोशिश करो, भावुक नहीं है, ये प्रवचन और ड्रामा है। ये मोदी साहब ट्रेंड है, एज ए ड्रामेटिस्ट ही इज ट्रेंड। कपड़े 3-3 दफा बदलने, अमर सिंह जी लोगों को, ठीक है, लोगों को ये बिल्कुल अमर सिंह जी, पीएम अगर भावुक होते हैं, तथ्यों पे बात करिए। पीएम अगर भावुक होते हैं, पीएम की आंखों में आंसू आते हैं, तो क्या ये ड्रामा है जो कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगा रही है? देखिए, मैं हर बड़े नेता का आदर करता हूं और प्रधानमंत्री का भावुक होना ये उनके स्वभाव की एक प्रक्रिया हो सकती है। इसके लिए उनको ड्रामेबाज बोलना ठीक नहीं है। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी को जीरो बोलना भी ठीक नहीं है। मायावती जी, मुलायम सिंह जी, राहुल गांधी, ये लोग अपने दल के नेता हैं और मोदी जी भी ये जवाबदेह हैं अपने संगठन के प्रति, जो राष्ट्रीय दल के नेता हैं। छोटा हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दल है, तो कई बार चाह करके भी मुलायम सिंह जी या मायावती जी या राहुल जी या मोदी जी जितना समय देना चाहिए संसदीय कार्य में नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अक्षम लोग हैं या वो उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं। रहा सवाल कि इस पूरे बवाल में अडानी और अंबानी का नाम लाना, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अडानी और अंबानी की जो ग्रोथ है वो मोदी जी के कार्यकाल में नहीं हुई है। कब हुई है उसका ऐतिहासिक सत्य आप देखिए। और अडानी और अंबानी के बारे में मैं कोई, हमारे दोनों मित्र हैं, मैं ना गौतम अडानी के विरुद्ध में हूँ ना मुकेश अंबानी के विरुद्ध में हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग अब संज्ञा नहीं रह गए, अब ये लोग विशेषण हो गए हैं पूंजीवाद के। जिसको गाली देना हो अडानी को गाली दे ले, अंबानी को गाली दे दे। अंबानी के गैस का दाम कांग्रेस के शासनकाल में बहुत ज़्यादा था। मोदी जी ने उनके अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद जब गैस का दाम कम कर दिया, अंबानी रो रहे हैं। अडानी मोदी जी के साथ गए, साथ नहीं दिखते हैं। 1 लाख करोड़ का कर्ज उनका स्वीकृत हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो कैंसिल हो गया। तो अडानी का लोन कैंसिल हो गया और अंबानी का जो गैस का दाम बढ़ा था वो घटा दिया गया। इसके बावजूद भी हम ये सफाई नहीं दे रहे हैं मोदी जी की तरफ। हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं, हम सबित पात्रा नहीं हैं, लेकिन पहले ये देखना चाहिए हम किसी को किसी से जोड़ रहे हैं तो हमको अपना भी देखना चाहिए। हम नाम नहीं लेना चाहते। मुझे मालूम है कि प्रमोद महाजन जी के कितने गहरे रिश्ते थे धीरूभाई अंबानी से, वो भारतीय जनता पार्टी में। जी हमारे भी गहरे रिश्ते थे, हम खुद मान रहे हैं, टीवी पर मान रहे हैं। अमर सिंह जी, गहरे रिश्ते थे। अमर सिंह जी, मेरे पास छुट्टियों पर वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बहुत आसान हो गया है कि किसी को भी पूंजीवाद को गाली देनी है तो ये भूल जाता है, पूंजीपतियों के नाम तो वो बहुत आसानी से ले लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन पूंजीपतियों की वजह से न जाने कितने सैकड़ों परिवारों को नौकरियां मिली है, उनकी रोजी रोटी चल रही है। और अगर ये पूंजीपति आज अगर पर्यायवाची बन चुके हैं पूंजीवाद के, तो उनकी वजह से देश की इकोनॉमी किस हद तक आगे गई है। ये तमाम चीज़ें हमको भूलनी पड़ती हैं, क्योंकि हम पॉलिटिशियन हैं, हमको तो वोट चाहिए, हमको तो उस सीधे साधे हिंदुस्तानी का वोट चाहिए जिसको हम परगला सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ और पैनलिस्ट के पास नहीं जा पाऊंगा, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एसएमएस के नतीजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का सवाल जब ने आपसे पूछा था मोदी वर्सेस विपक्ष की इस डिबेट में कि क्या सरकार की जिद की वजह से संसद ठप है, हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं ट्विटर पर भी और एसएमएस पर भी। एसएमएस पोल के नतीजे आपके सामने हैं। 79% लोग ना में जवाब देते हैं, यानी 79% लोग सरकार के साथ खड़े हैं। वहीं ट्विटर पर 76% लोग सरकार के साथ खड़े हैं। इन लोगों का ये मानना है कि सरकार नहीं, विपक्ष की जिद की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। इसी मुद्दे पर हम आगे भी नजर रखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं 100 बात की एक बात मेरे साथी किशोर अजवानी के साथ। फिलहाल
गुड नाइट।